हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इसकी यूनिट 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है वेव गाइड। तो बेसिकली वेव गाइड में जो एज पर BT UP NSQF बिल्ड सिलेबस है उसमें आपके टॉपिक्स हैं रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेव गाइड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद है मोड ऑफ वेव गाइड, प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड, कट ऑफ वेवलेंथ, गाइड वेवलेंथ इन देयर रिलेशनशिप विद फ्री स्पेस wavelength, no mathematical derivation and impossibility of TEM mode in a waveguide। ये आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, BT UP की साइट पे अवेलेबल है। और इसमें बेसिकली सबसे पहले जो टॉपिक है वो वेवगाइड का है और उसकी डिफरेंट टाइप्स का है। उसके बारे में देखेंगे कि वेवगाइड होती क्या है। बेसिकली अब तक हमने माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की जनरेशन के बारे में देखा था, एम्पलीफिकेशन के बारे में देखा था, कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होती हैं और उसकी बेसिकली माइक्रोवेव के एप्लीकेशन और उसके बैंड्स में क्लासिफिकेशन और उसमें बेसिकली सॉलिड स्टेट डिवाइस और एम्पलीफायर ऑसिलेटर देखे थे। अब बेसिकली माइक्रोवेव्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने वाली बात है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेवगाइड्स यूज करते हैं। और बेसिकली वेवगाइड का एक मतलब देखा जाए तो एक ऐसी गाइड जो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो गाइड करेगी वेव को कि मतलब उसे कैसे जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है बेसिकली, तो उसके लिए गाइड दे रहे हैं वेवगाइड। और ये बेसिकली एक मेटालिक जो है मेटल से बनी होगी और होलो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, होलो मेटालिक ट्यूब होगी और उसमें बेसिकली जो वेव है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसी को हमें ले जाना है क्योंकि माइक्रोवेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का हिस्सा हमने पहले लेक्चर में बताया था। EM वेव स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट होती है जो माइक्रोवेव्स हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, मतलब उसके रूप में ही ट्रेवल करती हैं, जो कि हमने ट्रांसमिशन लाइन में देखा होगा उससे पहले आपने अपने सब्जेक्ट्स में NFTL वगैरह में, कि उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट के फॉर्म में आपका ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चलती है। आपको पता है ये माइक्रोवेव जो होती है क्योंकि EM वेव का ही पार्ट है। तो EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड रूप में चलती हैं। बेसिकली जो वेव का प्रोपगेशन है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर तो होती हैं, साथ साथ जो वेव का प्रोपगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं यदि आपकी EM वेव्स स्पेस में चल रही हैं। लेकिन यदि आप इनको माइक्रोवेव्स को जो है इसमें प्रोपगेट करेंगे वेवगाइड में तो इसमें दो तरह के मोड आते हैं, TE और TM। TE का मतलब ट्रांसफरस इलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो, और TM का मतलब ट्रांसफरस मैग्नेटिक, मतलब जिसमें जो वेव का प्रोपगेशन है वो जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो वेव प्रोपगेशन के, तो उसे TE मोड कहेंगे। ऐसे ही यदि केवल मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपगेशन परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो वो TM मोड कहलाएगा, ठीक है। यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो TEM मोड कहलाता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि TEM मोड की इम्पॉसिबिलिटी होती है वेवगाइड में, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो इसी सभी टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वेवगाइड की, वेवगाइड क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड और उसकी एप्लीकेशन, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बेसिकली हम कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे वेवगाइड्स के बारे में। आइए बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की, जो हमने अभी कहा कि माइक्रोवेव्स को एक जगह दूसरी जगह पर भेजना है। जनरेट तो हमने करके देख लिया, एम्पलीफिकेशन भी देख लिया है। तो बेसिकली माइक्रोवेव्स फ्रिक्वेंसी को जब एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, यदि हम स्पेस में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एंटीना का यूज करते हैं, और एंटीना को ट्रांसमीटर से या रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए बीच में वेवगाइड का यूज करते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहले भी देखा होगा NFTL में। जो बेसिकली लोअर फ्रिक्वेंसीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। सवाल उठता है कि माइक्रो फ्रिक्वेंसी पर भी ट्रांसमिशन लाइन पर आसानी से ट्रेवल कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें दो तीन पॉइंट फटाफट बता देते हैं। 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों को ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रेवल करने में कई दिक्कतें आने लगती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिशन लाइन में लॉस अधिक होने लगते हैं। बेसिकली आपकी ट्रांसमिशन लाइन में लॉस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज करंट के फॉर्म में फ्लो होगी, और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में देखें तो उसमें लॉस अधिक होने लगते हैं। यह लॉसेज लाइन के कंडक्टर्स में होते ही हैं। कंडक्टर को सपोर्ट करने में यूज किए जाने वाले डाइइलेक्ट्रिक में भी होते हैं। कंडक्टर्स में स्किन इफेक्ट प्रभावी होने लगता है, जिसके कारण करंट कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो ना करके कंडक्टर की सतह पर कंसंट्रेट होने लगती है। ये स्किन इफेक्ट की वजह से होता है।
इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि वेव गाइड को यूज करना बेहतर क्यों है, तब वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा जब हम वेव गाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले वेव गाइड देख लेते हैं क्या होती है, जो आपका एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में लिखने के लिए आ सकती है कि व्हाट इज वेव गाइड। तो एक होलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जिसकी इनर वॉल्स में लगातार रिफ्लेक्शंस के कारण माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, वेव गाइड कहलाती है। बेसिकली इसमें जो आपकी वेव गाइड है वो मेटालिक ट्यूब से बनी हुई है, उसका क्रॉस सेक्शन, और वो होलो है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली यदि एयर होती है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के रूप में, और बेसिकली जो होलो मेटालिक ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, और उसकी जो इनर वॉल्स हैं उसका काम क्या होगा, उसके थ्रू वेव गाइड, उसके थ्रू जो है वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगी, जबकि उससे रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल करेंगी। कंटिन्यूस रिफ्लेक्शंस, मतलब उस पर टकराते रहेंगी, फिर वापस आएंगी, फिर टकराएंगी, फिर चलते चले जाएंगी और आगे बढ़ते चले जाएंगी। मतलब इनर वॉल्स में लगातार रिफ्लेक्शन के कारण जो है उसकी मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो आपकी ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, वेव गाइड कहलाएगी। तो ये कह सकते हैं कि दूसरे डेफिनेशन, वेव गाइड धातु की खोखली ट्यूब होती है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रोपगेट करती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं प्रोपगेट करती हैं। और उसी में ही आपकी माइक्रोवेव भी आती है, क्योंकि वो भी एक ईएम वेव स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को या आवृत्ति को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रकार की खोखली धात्विक ट्यूब्स वेव गाइड कहलाती हैं। मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटेलिक या होलो मेटेलिक ट्यूब्स यूज्ड फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज कॉल्ड वेव गाइड्स। ठीक है, इज कॉल्ड वेव गाइड। अब इसमें कुछ मैथड यदि आपको इंग्लिश में देखना हो तो उसमें भी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये आपकी बुक से लिए गए हैं बेसिकली कंटेंट। ए होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज नोन एज वेव गाइड। बेसिकली उसमें जो आपकी इनर वॉल्स हैं उसमें ट्रांसमिशन उसमें नहीं होता है, उसके थ्रू नहीं होता है, बल्कि उससे सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। और उसमें जो है होलो मेटेलिक ट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की यूज़ की जाती है, उसको वेव गाइड कहते हैं। और उसकी जो इनर वॉल्स हैं उससे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के थ्रू आपकी ईएम वेव ट्रांसमिट होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, होलो मेटेलिक पाइप्स यूज्ड फॉर कैरिंग माइक्रो फ्रिक्वेंसी और कॉल्ड वेव गाइड्स, वो जस्ट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऊपर वाला लिखा है। अ वेव गाइड इज स्ट्रक्चर विच गाइड्स वेव्स सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव गाइड्स फॉर ईच टाइप ऑफ वेव। द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ वेव गाइड्स इज ए होलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज्ड टू कैरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, पर्टिकुलरली माइक्रोवेव्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेसिकली जो वेव गाइड है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो वेव्स को गाइड करती है। वेव गाइड नाम से पता चल रहा है कि वेव को गाइड करने वाली स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव, मतलब उसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वेव कोई भी ट्रेवल करा सकते हैं, तो वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो वेव को गाइड करेगी। डिफरेंट टाइप की वेव गाइड होंगी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, किस तरह की वेव आपको ट्रेवल करानी है उसके आधार पर अलग अलग टाइप की वेव गाइड होती हैं। यदि लेकिन मोस्ट कॉमन मीनिंग वेव गाइड का देखा जाए तो हम उसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को ट्रैवल कराने के लिए जो आपका होलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज करेंगे उसको हम कहेंगे वेव गाइड। नॉर्मली जो वेव गाइड का मतलब है वो पर्टिकुलरली माइक्रोवेव्स को बेसिकली जो है कंडक्टिव पाइप है, जो कि होलो कंडक्टिव मेटल पाइप है, जो बेसिकली पर्टिकुलरली माइक्रोवेव्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें वेव गाइड्स जो है ज्योमेट्री पे भी डिफर करती है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है। वेव गाइड डिफर इन देयर ज्योमेट्री विच कैन कन्फाइन एनर्जी इन वन डायमेंशन सच एज इन स्लैब वेव गाइड्स और टू डायमेंशन एज इन फाइबर और चैनल वेव गाइड्स। बेसिकली वेव गाइड जो है एक डायमेंशन में एनर्जी को कन्फाइन कर रही है या दो डायमेंशन में, इस पर भी डिपेंड करती है। एक में तो स्लैब वेव गाइड टू डायमेंशन में कन्फाइन कर रही है तो वो फाइबर या चैनल वेव गाइड टाइप की होती हैं। डिफरेंट वेव गाइड्स आर नीडेड टू गाइड डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी को गाइड करना है तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग टाइप की वेव गाइड चाहिए होंगी। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है उसकी वेव गाइड अलग होगी, और आपकी जो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर है उसमें और जो माइक्रोवेव्स है उसमें अलग होगी, क्योंकि ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज हाई होती हैं और भी वो हाई फ्रिक्वेंसी है। विल नॉट गाइड माइक्रोवेव्स विच हैव ए मच लोअर फ्रिक्वेंसी। माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी कम है, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी हाई है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर को गाइड कर रही वेव गाइड है वो माइक्रोवेव्स को गाइड नहीं करेगी। और दूसरी बात, द विड्थ ऑफ द वेव गाइड नीड्स टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द वेवलेंथ ऑफ द गाइडेड वेव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है
कि जिस वेव को हमें किसी वेवगाइड के द्वारा गाइड करना है, मतलब ट्रेवल कराना है या कैरी करना है, उस वेव की वेवलेंथ और वेव गाइड की जो बेसिकली डायमेंशंस है या विड्थ हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब यदि वो आपकी जो है माइक्रोमीटर में है तो इसकी भी जो डायमेंशन है माइक्रोमीटर में होनी चाहिए। यदि वेव की फ्रीक्वेंसी बेसिक वेव की यदि वेवलेंथ माइक्रोमीटर में है तो वेव गाइड की जो विड्थ है वो भी माइक्रोमीटर रेंज में होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड बेसिकली हमने बताया कि डिफरेंट टाइप की शेप भी यूज हो सकती है। तो ईएम वेव को बेसिकली कैरी करने के लिए यूज होते हैं। विभिन्न प्रकार के वेवगाइड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवगाइड्स। उसमें से दो मेन है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। ये आपके सिलेबस में भी है मेनली, और इसका रीजन ये भी होता है मेनली इसको इसलिए यूज कर इसकी स्टडी इसलिए करते हैं नॉर्मली, यूज भी मेनली इनका होता है, लेकिन स्टडी में रेक्टेंगुलर सर्कुलर दोनों यूज की जाती है स्टडी में, क्योंकि इनकी मैथमेटिकल एनालिसिस ईजी होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर। कुछ अलग शेप्स भी हैं वो इसमें आपकी बुक से दिखाई गई हैं। ये आपकी ए पार्ट है रेक्टेंगुलर, बी पार्ट सर्कुलर वेवगाइड है। क्रॉस सेक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगुलर है, ए इसमें ब्रेड्थ है, बी विड्थ है, सर्कुलर है तो उसकी आर रेडियस है, बाकी सी इलिप्टिकल वेवगाइड है, डी इसमें सिंगल रिजिड या डबल रिजिड वेवगाइड भी यूज होती है, उनकी कहाँ एप्लीकेशन होती है वो भी देखेंगे। लेकिन यदि मैथमेटिकली सिंपल एनालिसिस है तो उसके लिए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड है, वो आपकी मैथमेटिकली इजी उनकी जो एनालिसिस है वो इजी होती है, ठीक है। और उसका यूज भी ज़्यादा होता है रेक्टेंगुलर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी वेवगाइड्स का यूज नहीं होता है, उनका भी यूज होता है, उनको भी पॉइंट वाइज आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के संचरण मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमिशन हेतु वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिगर ए है उसमें आपने देखा कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड है दिखाई गई है, बी में सर्कुलर वेवगाइड दिखाई गई है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका पहले वाले का रेक्टेंगुलर है और बी वाले का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। वेवगाइड के क्रॉस सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर व सर्कुलर के अलावा अन्य शेप्स भी हो सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट फिगर है उसमें वेवगाइड के विभिन्न क्रॉस सेक्शन प्रदर्शित हैं, जैसे रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, सिंगल रिज, डबल रिज है, ये हमें आपको अभी दिखाए हैं। किंतु अधिकतर जो है रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर वेवगाइड्स ही यूज में होती है, नॉर्मली इनको प्रचलन में है, क्योंकि इरेगुलर शेप्स का विश्लेषण जो एनालिसिस है वो कठिन होता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये कॉपर बॉल्स हैं, और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनर सरफेस किस चीज़ का बना होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। इनर सरफेस की जो थिन लाइनिंग है वो गोल्ड या सिल्वर की बनी होती है, ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। बाकी तो आप इसे देख सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया विड्थ, तो ये सर्कुलर है, बी में सी इलिप्टिकल, सिंगल रिज, डबल रिज इसके बाद, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेवगाइड्स। तो बेसिकली मेन तो इसमें यूज होता है वेवगाइड जो होती है वो एंटीना और ट्रांसमीटर के बीच में, या रिसीवर और जो है बेसिकली एंटीना और रिसीवर के बीच में एंटीना और रिसीवर के बीच में कनेक्टेड होती है। मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक तो एंटीना को और ट्रांसमीटर को, ऐसे ही रिसीवर को और एंटीना को, मतलब बेसिकली रिसीविंग एंटीना है और रिसीवर को उसको वेवगाइड से कनेक्ट करते हैं, और ऐसे ही ट्रांसमिटिंग एंटीना और बेसिकली ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के लिए बीच में हम वेवगाइड यूज करते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें एप्लीकेशन डिफरेंट शेप के आधार पर इसमें बताई गई है, वो देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड सबसे अधिक यूज की जाती है, क्योंकि सर्कुलर वेवगाइड में देखा जाए तो उसमें एक ट्विस्ट है, वो उसमें वेव मुड़ सकती है, यदि सीधी जानी है तो उससे मुड़ जाएगी। सर्कुलर वेवगाइड में वेव को ट्विस्ट करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन सर्कुलर कहाँ यूज होती है, रडार के यदि रोटेटिंग एंटीना है तो सर्कुलर वेवगाइड यूज ज़्यादा उपयुक्त रहती है, क्योंकि रडार बेसिकली क्या कर रहा है, उसको अलग अलग डायरेक्शन में जो है तेजी से रोटेट भी करना होता है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन बदल रही हो जिसको हमें डिटेक्ट करना है। रडार आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इससे एंटीना की बात, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि रोटेटिंग नेचर की जरूरत पड़ती है रडार में। ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना बेसिकली रोटेटिंग टाइप का होना चाहिए, ताकि यदि वो जिस ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो वो यदि डायरेक्शन बदल रहा है तो उसमें हम जो है उसे रोटेट कर सकते हैं। रडार्स के रोटेटिंग एंटीना हेतु सर्कुलर वेवगाइड ज़्यादा उपयुक्त रहती है। फ्लेक्सिबल वेवगाइड्स में इलिप्टिकल शेप्स को वरीयता दी जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल शेप की ये वेवगाइड है सी टाइप, ये भी आपकी यूज की जाती है, और उसमें
तब यूज करते हैं जब आपकी फ्लेक्सिबल वेवगाइड्स हैं, उसके लिए आप इलिप्टिकल शेप को प्रेफरेंस देते हैं। फ्लेक्सिबल वेवगाइड्स की आवश्यकता तब पड़ती है जब वेवगाइड सेक्शन को बेंड, स्ट्रेच या ट्विस्ट करने की जरूरत होती है। मतलब बेसिकली इसमें इलिप्टिकल शेप तब यूज करेंगे जब आपको वेवगाइड सेक्शन को कहीं बेंड करना हो या स्ट्रेच लंबाई बढ़ानी हो, ट्विस्ट करना हो, कहीं मोड़ना हो, उसके लिए जरूरत होती है। यदि वेवगाइड सेक्शन को ऐसे कहीं करने की जरूरत है तब फ्लेक्सिबल वेवगाइड की जरूरत पड़ती है। जब भी वेवगाइड को बेंड, स्ट्रेच या ट्विस्ट किया जाता है तो यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि इससे वेवगाइड की परफॉर्मेंस पर कोई मतलब जो रिवर्स इफेक्ट है वो ना हो, प्रतिकूल असर ना पड़े, उल्टा प्रभाव ना पड़े। बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि एन इलिप्टिकल वेवगाइड मेड ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल वेवगाइड। वेवगाइड में रिज क्रॉस सेक्शन का प्रयोग कब किया जाएगा? वो तब किया जाता है जब वेवगाइड की डायमेंशंस रिड्यूस करनी हो तथा क्रिटिकल वेवलेंथ बढ़ानी होगी। क्रिटिकल वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, ये सब आप बाद में देखेंगे, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। हालांकि रिजिंग करने से एटेन्यूएशन बढ़ता है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है तो डिस्टोर्शन बढ़ता है। तो नॉर्मली मेनली यूज होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इसका मेन एप्लीकेशन होता है और इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी सिंपल होती है। यदि आप हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, बीटेक वगैरह करेंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे कि मेन एनालिसिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड की ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चलते चलते इसमें देखेंगे। वेवगाइड्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कौन कौन से मेन पॉइंट है जो हमने भी आप एक दो पॉइंट बताए। एक तो ये है कि उसमें जो वॉल्स हैं उसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती, जबकि उनके रिफ्लेक्शंस उनके द्वारा रिफ्लेक्ट होकर तब ट्रांसमिट होती हैं, चलती जाती हैं आगे को, रिफ्लेक्ट होती जाती है। इसे कहते हैं सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे चीज़ें को देखेंगे इसमें आप आगे बढ़ेंगे यूनिट में, तो आप ये डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं जो हम पॉइंट अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। जो आज ये पॉइंट बता रहे हैं हम, ये आप आगे जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डायग्राम्स के थ्रू क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको जानने जरूरी है। वेवगाइड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली होलो मेटेलिक ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर की वॉल से सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती हैं। ये आपने अभी हमें बताया था कि होलो मेटेलिक ट्यूब हैं, उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और जो उनकी इनर वॉल्स है उनसे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता जाता है। मतलब पहले इस वॉल से, फिर सामने वाले वॉल से, फिर ऊपर वाले वॉल से, फिर नीचे वाले वॉल से, इस तरह से उसमें सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती जाती है। एक एंड पे एंटर करेगी, दूसरे एंड पर प्रोपोगेट करके बाहर निकल जाएगी। किसी सिस्टम ऐसा, क्योंकि वो बेसिकली मेटल ट्यूब बनी हुई है और इनर वॉल्स मेटल की बनी हुई है, तो मेटल आपको पता है कंडक्टर है, कंडक्टर में ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर नहीं करती है, मतलब उसमें बेसिकली वो एब्जॉर्ब, उसे जो है उसमें एंटर नहीं करती है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है, ये आपने हो सकता है ईएम वेव थ्योरी में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि मेटेलिक ट्यूब जो है वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होगा जो आपकी ईएम वेव है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। किसी सिस्टम में वेवगाइड एक छोर पर एंटीना हो सकता है जबकि दूसरे छोर पर रिसीवर या ट्रांसमीटर हो सकता है। जो हमने अभी बताया था कि बेसिकली वेवगाइड क्या करेगा, ट्रांसमीटर और ट्रांसमिटिंग एंटीना के बीच में होगा या फिर रिसीवर और रिसीविंग एंटीना के बीच में होगा। तो किसी भी सिस्टम में वेवगाइड के एक एंड पर क्या होगा, या तो एंटीना होगा, दूसरे एंड पर या तो रिसीवर होगा या ट्रांसमीटर होगा। यदि एक एंड पर एंटीना है, दूसरे एंड पर रिसीवर है, इसका मतलब वो रिसीवर साइड पर है, उसमें एक रिसीविंग एंटीना है, फिर वेवगाइड है, उसके बाद रिसीवर है। यदि वो ट्रांसमीटर है उसके बीच में, दूसरे एंड पर मतलब ट्रांसमीटर है, तो बेसिकली पहले ट्रांसमीटर है, उसके बाद वेवगाइड है, उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं। तो एंटीना जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्पेस में ट्रांसमिट करता है। बेसिकली हमें पता है कि एंटीना क्या है, एक मैचिंग डिवाइस है, इंपीडेंस मैच करता है इस फ्री स्पेस की, क्योंकि और ट्रांसमीटर की बेसिकली ना, या वेवगाइड की। ठीक है, एंटीना जो है मैच करता है, तो एंटीना जो है बेसिकली फ्री स्पेस में वेव ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। तो एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा और यह वेव्स जो है वेवगाइड के अंदर ट्रेवल करती हुई, सफर करती हुई लोड द्वारा रिसीवर द्वारा रिसीव कर ली जाएंगी। ठीक है, रिसीव कर ली जाएंगी। वेवगाइड्स की जो दीवारें हैं, मतलब बेसिकली जो वॉल्स हैं वो मेटेलिक होती हैं और मेटल क्या करता है, ईएम वेव को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई है। वो बेसिकली परावर्तन कर देता है, अपवर्तन नहीं करता, मतलब पार नहीं करता है, मीडियम दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। यदि बेसिकली आपने बाउंड्री कंडीशन यदि देखी हो, तो यदि कंडक्टर की बाउंड्री है तो बाउंड्री के उस पार ईएम वेव नहीं जाएगी, जिस तरफ से आई है उसी तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है कंप्लीटली। तो वेवगाइड्स की दीवारें जो है
मेटेलिक होती हैं और दीवारें मेटेलिक इसलिए होती हैं क्योंकि वो ईएम वेव को रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री से होकर ही जाए। मतलब हमने कन्फाइन कर दिया है, लिमिट कर दिया है कि दो हमने कंडीशन लगा दी, बाउंड्री एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक उधर। मतलब बेसिकली आपकी जो क्रॉस सेक्शन इसमें आप देख सकते हैं, एक बार आपको डायग्राम दिखा देते हैं हल्का सा, कि जो ये टाइप दिखाया गया है इसमें एक जो है एक जो लिमिट है एक तरह से कि इन दो लिमिट के बीच में ही आपको जाना है, वो आपको दिखाई दे सकती है कि, और उसकी जो एक हाइट है वो b है और लेंथ जो है a है उस क्रॉस सेक्शन की, जिसके थ्रू उसे होके जाना है। इन चार दीवारों के बाहर उसे नहीं जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये लिमिट्स हैं और इन लिमिट्स का कार्य ये कर रही है क्योंकि मेटल की बनी है, क्योंकि इनसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इनको पार करके वो बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। कंटिन्यूस इसमें रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वेव गाइड्स की दीवारें मेटेलिक होती हैं और ईएम वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ बहुत ही ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि एनर्जी का कंडक्शन वेव गाइड की दीवार के माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि वेव गाइड में फील्ड डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से हो रहा है, जो कि नॉर्मली एयर होती है, सामान्यतः एयर होती है। दीवारों का काम सिर्फ एनर्जी को वेव गाइड के अंदर सीमित करके रखने का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही हम बार बार बता रहे हैं कि ये मेन पॉइंट है इसका, कि जो मेटेलिक वेव्स, मेटेलिक जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो ईएम वेव को रिफ्लेक्ट करेंगी। वो यही काम कर रही हैं केवल कि वो जो आपकी वेव आ रही है, ईएम वेव आ रही है, उसको पर्टिकुलर बाउंड्रीज से बाहर ना जाने दें, उसमें अंदर सीमित करके रखें। उनका काम ये नहीं है कि उनके थ्रू वेव जो होके जाए। वेव तो जो है वेव गाइड के अंदर जो भी डायरेक्ट्रिक भरा है नॉर्मली एयर होती है, उसके थ्रू होके जाएगी। और जो है केवल जो वॉल्स हैं उनका काम उसको रिफ्लेक्ट करने का है, ताकि वो उन बाउंड्रीज के अंदर रह सके जो बाउंड्री वेव गाइड की वॉल्स ने क्रिएट की। मतलब उन वॉल्स के अंदर से ही होके जाएगी, वॉल के बाहर कहीं भी नहीं निकलेगी। जहाँ इनपुट एंड है वहाँ से एंटर करेगी और फाइनली आउटपुट एंड पर बाहर निकलेगी। ट्रांसमिशन लाइन में हमने अभी बताया था, उसमें वोल्टेज और करंट के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, जबकि वेव गाइड में ईएम वेव के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और तो ट्रांसमिशन लाइन में वेव प्रोपगेशन का विश्लेषण करते समय हम वोल्टेज और करंट्स की बात करते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसमिशन लाइन में नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर में देखा होगा, सब्जेक्ट में देखा होगा। जब ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपगेशन करते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हम बात करते हैं। वेव गाइड में वेव प्रोपगेशन का डिस्कशन करते समय हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, एज इन वेव प्रोपगेशन, जैसे कि ईएम वेव में होता है, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही प्रोपगेशन देखते हैं, क्योंकि वो ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही प्रोपगेट करेंगी। तो हालांकि इससे वेव गाइड के बिहेवियर को समझना एक कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, लेकिन इसका डिस्कशन थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ होता है। 5th पॉइंट है जो आपका मेन पॉइंट, कुछ पॉइंट आपके बता रहे हैं महत्वपूर्ण बातें, उसमें 5th है, चूंकि वेव गाइड्स कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस वेव गाइड्स में ट्रेवल करने वाले वेव्स की वेवलेंथ के ऑर्डर के होने चाहिए। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि सबसे मेन पॉइंट क्या है वेव गाइड में, आपको ध्यान रखने वाला कि जो वेव जिसको वेव गाइड करेगी उस वेव की वेवलेंथ और वेव गाइड की जो विड्थ है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब यदि वेव माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाली है तो वेव गाइड की जो विड्थ है वो भी माइक्रोमीटर की ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है क्योंकि वेव गाइड्स के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस वेव गाइड में ट्रेवल करने वाली वेव्स की वेवलेंथ के ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब जो आपकी वेव गाइड है उसकी क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन, जैसे कि आपकी सर्कुलर है तो उसकी रेडियस, और यदि आपकी वेव गाइड रेक्टेंगुलर है तो उसकी जो ए और बी है, विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई जो है, तो वो जो है वेव गाइड की जो ये डायमेंशंस हैं वो उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए जिस वेव को इस वेव गाइड के थ्रू होके जाना है, ठीक है। अतः वेव गाइड्स का यूज 1 गीगाहर्ट्ज से कम आवृत्तियों का प्रैक्टिकल नहीं होता है। मतलब यदि आप वेव गाइड का यूज 1 गीगाहर्ट्ज से कम आवृत्तियों के लिए करेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा यूज नहीं करते हैं कि वेव गाइड के थ्रू 1 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी आप ट्रेवल कराएं, ठीक है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि उसकी वेवलेंथ जो है यदि 1 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी, मतलब कम फ्रिक्वेंसी मतलब वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी आपको वेव गाइड की डायमेंशन रखनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकली डिजाइनिंग नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रिक्वेंसीज कम होने पर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होने लगती हैं, तथा इसके लिए वेव गाइड की डायमेंशंस बढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है।
तथा एक सीमा के बाद क्या होगा, वेवगाइड के डायमेंशंस बढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, मतलब उसमें कोई जो है फ़ायदे की चीज़ वो नहीं होती है। ट्रांसमिशन लाइन्स व वेवगाइड दोनों में कई सिग्नल्स एक साथ प्रोपोगेट किए जा सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन वेवगाइड में फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रहे कि उनके मोड अलग अलग हैं, और मोड क्या होते हैं वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो इस पॉइंट कैसे ले सकते हैं, 6 पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन्स व वेवगाइड्स में दोनों में कई सिग्नल्स एक साथ प्रोपोगेट किए जा सकते हैं, ट्रेवल कराए जा सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में 2 सिग्नल एक साथ प्रोपोगेट कराने हेतु उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना जरूरी होता है, जबकि वेवगाइड में ऐसा नहीं है। वेवगाइड में 2 सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट करने हेतु उनकी मोड्स अलग अलग होनी जरूरी है, मतलब अलग होना ही काफ़ी है। 7th पॉइंट है, वेवगाइड के अंदर केवल हवा होती है और प्रोपोगेशन इसकी वॉल से रिफ्लेक्शन के कारण होता है, न कि कंडक्शन द्वारा, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में होता है। अतः ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में वेवगाइड में कम पावर लॉस होते हैं। ये हमने अभी देखा कि इसमें जो आपकी वॉल्स हैं वो केवल रिफ्लेक्शन का काम करेंगी, उसमें कोई लॉस नहीं होना है, जैसे कि कंडक्शन में ट्रांसमिशन लाइन में होता था, क्योंकि उसमें वोल्टेज करंट को कंडक्शन के द्वारा जाते हैं। यहाँ पर उस वॉल से केवल रिफ्लेक्शन होना है, तो ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में वेवगाइड में कम पावर लॉस होते हैं। बाकी 1-2 पॉइंट वगैरह देख लेते हैं। इसमें चार्ट्स आपने हो सकता है पढ़े हों EM वेव थ्योरी में, तो वो आपकी वेवगाइड कैलकुलेशन हेतु उनका भी यूज किया जाता है। आपने नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइन में हो सकता है इसमें चार्ट पढ़ा हो, तो उसका भी वेवगाइड कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इतना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है नहीं कि आपको ये इसमें चार्ट वगैरह के बारे में डिटेल में बताया जाए, लेकिन जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको आगे चल के बताए जाएंगे, जो मिनिमम जरूरी हैं। वेवगाइड ट्यूब वॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस प्रोवाइड करती है, जबकि ट्यूब वॉल्स के बीच की एम्प्टी स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस प्रोवाइड करती है। और ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, इसको डिटेल में नहीं ज़्यादा बताएंगे। वेवगाइड्स बल्कि वे एक्सपेंसिव होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेवगाइड क्या होती है, उसकी डिफरेंट 2-3 डेफिनेशन देखी हमने, उसके बाद इंग्लिश में देखा उसको, और जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड में रेक्टेंगुलर सर्कुलर मेनली यूज होती हैं, क्योंकि उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस सिंपल होती है। और भी टाइप हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। और उसके कुछ मेन पॉइंट्स हमने देखे। मेन सबसे पॉइंट ये है कि एक तो वेवलेंथ, वेव गाइड की डायमेंशन के ऑर्डर की होनी चाहिए जिस वेव को वेव गाइड के थ्रू ट्रेवल कराना है। दूसरा, जो आपकी होलो मेटेलिक ट्यूब है उसमें मेटल यूज कर रहे हैं इनर वॉल पे, वो उसके थ्रू वेव ट्रेवल नहीं करेगी। जो आपकी इनर वॉल्स हैं बस उनसे सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के थ्रू आगे वेव बढ़ेगी। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोड क्या होता है, और बाकी जो उसके बाद कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जैसे प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, गाइड वेवलेंथ क्या होती है, फ्री स्पेस वेवलेंथ क्या होती है, उनका आपस में रिलेशन। और इसके बाद जो है 3 तरह की वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ है, गाइड वेवलेंथ है और फ्री स्पेस वेवलेंथ, उनका आपस में रिलेशन देखेंगे। प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है और मोड क्या होता है, और लास्ट देखेंगे TEM मोड वेवगाइड में नहीं संभव होती, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ TEM मोड इन ए वेवगाइड। थैंक यू।